हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 एमसीक्यू को देखेंगे, जो आपके आगामी नेट की परीक्षा और साथ ही साथ आपका ग्रेड 1 टीजीटी पीजीटी अन्य भूगोल की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जो भी प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे ज़रूर गए हैं। तो आइए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक एक करके, और आप कमेंट में इसका आंसर बताते चलिएगा, और साथ ही साथ हम आपको भी यहाँ पे आंसर इसका डिटेल के तौर पे बताते चलेंगे। तो ये स्टार्ट किया जाए। पिछले कई दिनों से लगभग 2 दिन से आपको वीडियो रेगुलर नहीं मिल पाया था, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और इधर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो कल जो हम देखेंगे, तो कल हम सस्य संयोजन जो विधि है उसको देखेंगे, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी की, जिसमें आपका वीवर, डोई और जो इंडियन ज्योग्राफर हैं इससे रिलेटेड उसको भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो कल का जो लेक्चर है आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से जो वीवर की सस्य संयोजन विधियाँ हैं या किल्डाल की हो गई, तो ये सभी आपका प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। और हालांकि केवल संशोधन वगैरह से रिलेटेड पूछा जाता है, लेकिन कभी कभार जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह में थोड़ा सा डीप जाके प्रश्न यहाँ से बनाए जाते हैं। तो आइए यहाँ से देखा जाए। तो पहला प्रश्न है आपके पास कि संसाधन भूगोल निम्नलिखित में से किसकी उपशाखा है? पर्यावरण भूगोल की, आर्थिक भूगोल की, परिवहन भूगोल की, भौतिक भूगोल की। तो हालांकि ये बहुत ही आसान सा प्रश्न हो गया कि जो आपका रिसोर्स ज्योग्राफी है वो किसकी ब्रांच है? तो ये आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी की ब्रांच है। अगला है मैन एंड नेचर, पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? जॉर्ज परकिंस, मर्स, मार्क जेफरसन, किंग्सले डेविस या फिर डेविड हार्वे। तो जो मैन एंड नेचर बुक है उनके राइटर का नाम है जॉर्ज परकिंस मार्स, यानी जेपी मार्स। क्लियर? नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन सा अमेरिकी भूगोलवेत्ता नहीं है? कार्ल सावर, रिचर्ड हार्टसोन, आरी मर्फी, डडली स्टम्प। कौन सा अमेरिकन ज्योग्राफर नहीं है? तो आपका देखिए, कार्ल सावर कल्चरल लैंडस्केप के बारे में बताया, हार्टसोन भी अमेरिकन ही है और मर्फी भी, लेकिन डडली स्टम्प कौन है? ये ब्रिटिश है। इन्होंने ही ब्रिटिश में पहली बार जो भूमि की माप किया था। कालगुरली सोना की खाने कहाँ पे हैं? ये प्रश्न आपका पीजीटी में भी पूछा गया है। कालगुरली सोने की खान कहाँ पे स्थित है? यूएसए, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। तो जो आपका कालगुरली है और कालगुरडी और कालगुरली सोने की जो खाने हैं ये आपका स्थित है कहाँ पे? सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी प्रांत पे। हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का आपको डिस्कशन किया था, तो यहाँ पे आपका जो है ये है कालगुरडी एंड कालगुरली सोने की खाने, कुलगार्डी और कालगुरली सोने की खाने। नेक्स्ट है, कौन सा वृक्ष चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन में उगता है? सागौन, रबड़, महोगनी, सिनकोना। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है सागौन। ये पर्णपाती वनों वाले वृक्ष हैं। अगला है, ग्रांड चाको कहाँ पे स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, ग्रांड चाको कहाँ पे स्थित है? वेनेजुएला, कोलंबिया, बोलीविया, सूडान। तो ग्रांड चाको आपका बोलीविया में है। कहीं पे भी देखिए, किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी समस्या लगे तो आप कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि मानवीय त्रुटियों की संभावना हमेशा विद्यमान रहती है। इसलिए कहीं पे भी कोई समस्या आपको लगे कि यहाँ पे ये नहीं, ये होना चाहिए, तो आप कमेंट में निश्चित तौर पर बताइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? पार्कलैंड, वेल्ड, डाउन्स, स्टेपीज। तो जो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा वो है आपका पर्कलैंड। अब कमेंट में आपको बताना है कि पर्कलैंड कहाँ के घास के मैदानों को कहा जाता है, वेल्ड्स कहाँ का है, डाउन्स कहाँ का है और स्टेपीज कहाँ का है।
क्योंकि ये बहुत ही आसान है। यहाँ तक कि आपका टेट, सीटेट और टीजीटी, पीजीटी, यहाँ तक कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स वगैरह में भी ये प्रश्न आपसे कई बार पूछे गए हैं। यहाँ पे आपका सही उत्तर तो पार्कलैंड होगा, लेकिन कमेंट में आपको बताना है इन सभी चारों मैदानों को कहाँ कहाँ पे इस नाम से जाना जाता है। रूर औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है? फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, हंगरी। तो जो आपका रूर इंडस्ट्रियल एरिया है वो कहाँ पे लोकेटेड है? फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, हंगरी। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूर प्रदेश कहाँ का है? जर्मनी का है। क्लियर? नेक्स्ट आइए, चरनोजम क्या है? घास, कटीली झाड़ियाँ, मिट्टी, जलवायु। तो कमेंट में आप इसको बता सकते हैं, आसान सा प्रश्न है ये। चरनोजम क्या है? एक प्रकार की मृदा है। क्लियर? अगला आइए, मेसावी किस खनिज पदार्थ से संबंधित है? लौह अयस्क, कोयला, यूरेनियम, पेट्रोलियम। तो जो सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाएगा, मेसावी रेंज यूएसए के जो नॉर्थ वाले पार्ट में है। ये आपका किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये आपका है लौह अयस्क के लिए। नेक्स्ट आइए, खनिज पदार्थ किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? जैविक संसाधन, अजैविक, मानवीय या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कि जो मिनरल्स हैं ये किस प्रकार के खनिज के अंतर्गत आते हैं या किस प्रकार के रिसोर्स में इनको काउंट किया जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? अजैविक संसाधन, अबायोटिक कंपोनेंट्स या अबायोटिक रिसोर्स। वन्य जंतु किस श्रेणी में आते हैं? जैविक, अजैविक, भौतिक, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो वन के जीव हैं ये आपका जीवित प्राणी होते हैं, इसलिए ये किस संसाधन में आ जाएंगे? जैविक संसाधन में। अगला, नाइट्रोजन की गैस, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन गैस है यह किस प्रकार का संसाधन है? अब देखिए, संसाधनों के कई टाइप हैं, सामान्य सुलभ, सर्वसुलभ, विरल संसाधन या अद्वितीय संसाधन। तो नाइट्रोजन गैस पूरे वायुमंडल में सर्वत्र व्याप्त है, तो ये इसलिए ये किस प्रकार के संसाधन में आ जाएगा? सर्वसुलभ संसाधन में। क्लियर? कौन सा विरल संसाधन का उदाहरण नहीं है? सोना, कोयला, टिन, कृषि योग्य भूमि। तो विरल संसाधन में कौन सा नहीं है? तो जो कृषि योग्य भूमि है ये आपका सामान्य सुलभ संसाधन आप कह सकते हैं। जबकि सोना, टिन, कोयला कहीं कहीं स्थानों पे पाए जाते हैं, सभी जगह नहीं। जबकि कृषि योग्य भूमि लगभग आप जो है कई जगहों पे पा सकते हैं। क्रायोलाइट किस खनिज के अंतर्गत आता है, यानी किस श्रेणी में आता है? सर्वसुलभ संसाधन, सामान्य सुलभ संसाधन, विरल संसाधन या अद्वितीय संसाधन। जो क्रायोलाइट है यह किस प्रकार के संसाधन में आता है? तो ये आपका यूनिक रिसोर्स होता है क्रायोलाइट, ठीक, न तो विरल होता है बल्कि यूनिक होता है। बहुत रेयर केसेस में ये आपका कहीं कहीं किसी एक जगह विद्यमान होता है। निम्न में से कौन सा गुप्त संसाधन की श्रेणी में है? सौर शक्ति, जल, यूरेनियम, हीरा। तो जो आपका गुप्त संसाधन है वो कौन सा है? सौर शक्ति, जल, यूरेनियम या हीरा। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाएगा सौर शक्ति यानी सोलर एनर्जी। जिस पदार्थ का उपयोग निकट भविष्य में किया जा सकता है उसे क्या कहा जाएगा? गुप्त संसाधन, संभाव्य संसाधन, अप्रयुक्त संसाधन या फिर अप्रयोजनीय संसाधन। तो जिस पदार्थ का उपयोग निकट भविष्य में किया जा सकता है ऐसे संसाधनों को कहा जाता है संभाव्य संसाधन, यानी उनमें जो पॉसिबिलिटी है वो बनी हुई है। अगला है, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? नवीकरणीय यानी नॉन रिन्यूएबल संसाधन, रिन्यूएबल संसाधन कौन सा
नहीं है। तो रिन्यूएबल नहीं है जीवाश्म ईंधन, सोना, तांबा, वन। 18वां का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका जीवाश्म ईंधन ये आपका रिन्यूएबल में नहीं है। कौन सा मानवीय संसाधन नहीं है? संसाधन तो कई टाइप के होते हैं, इसमें पूछ रहा है कि मानवीय संसाधन में कौन सा नहीं है। ग्राम, सड़कें, नदी जल या फिर नहरें। तो जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कौन सा नहीं है, तो आपका यहाँ पे देखिए नदी जल में ह्यूमन रिसोर्स नहीं पाया जाएगा, यानी नदी का निर्माण जो है मानव के द्वारा नहीं होता, बल्कि नदी का निर्माण प्राकृतिक रूप में होता है, तो ये ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा। संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, यह कथन किससे संबंधित है? गतिक संसाधन से, संसाधन पर्याप्तता सिद्धांत से, संसाधन दुर्लभता परिकल्पना से, या स्थैतिक संसाधन से। तो संसाधन होते नहीं बनते हैं, अर्थात रिसोर्स आर नॉट दे बिकम, ये कथन किसका है? जिम्मरमैन महोदय का है। रिसोर्स होते नहीं बनाए जाते हैं, अर्थात यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि जो रिसोर्स हैं वो ज़रूरी नहीं कि हमारे लिए, जब ये उपयोग कोई भी चीज़ है जब वो हमारे लिए उपयोगी है तभी हम उसको रिसोर्स मानते हैं। जैसे कोयला सदियों से भी धरातल के अंदर दफन था, लेकिन वो हम सभी के लिए रिसोर्स नहीं था, लेकिन जब हम लोग उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए तब वो हम सभी के लिए एक रिसोर्स बन गया, अर्थात कि संसाधन होते नहीं बनते जाते हैं। तो 20वें का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो है कि ये आपका डायनेमिक थ्योरी है। तो जो संसाधन से रिलेटेड दो थ्योरियाँ प्रचलित हैं, स्टैटिक्स और डायनेमिक। क्लियर? तो ये गतिक सिद्धांत से संबंधित है कि रिसोर्स आर नॉट दे बिकम। द लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक का पहली बार प्रकाशन कब हुआ? तो हमने आपको जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में करा रहे थे तब वहाँ हमने पूरा इसका विस्तृत वर्णन किया था कि लिमिट टू ग्रोथ कब आई, कैसे आई, किस लिए आई और क्यों आई। तो जो 21वें का सही उत्तर आपका हो जाएगा 1952, 1960, 1972 या फिर 1980। तो राइट आंसर इज़ 1972। संसाधन संरक्षण का गहरा संबंध किससे है? संसाधन के अप्रयोग से, संसाधन के संपोषणीय विकास से, संसाधन के संचय से, या इनमें से कोई नहीं। तो 22वें का जो सही उत्तर हो जाएगा कि संसाधन का संरक्षण करने का तात्पर्य क्या है कि संसाधन के संपोषणीय विकास किया जाए, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स के लिए जो रिसोर्स का कंजर्वेशन ज़रूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आई तो इसकी परिभाषा भी देख लीजिए यहाँ पे। इसका मतलब होता है कि वर्तमान आवश्यकताओं को, यानी भविष्य की जो सटीक परिभाषा हो देख लीजिए, जो आपका यूएनओ मानता है कि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करना, अर्थात कि हमें अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए रिसोर्स को उनकी आवश्यकता अनुसार उपलब्धता उसकी सुनिश्चित करना है। साथ ही साथ हमें भी अपनी वर्तमान आवश्यकता को भी उतने लिमिट तरीके से, यानी एक सीमित तरीके से यहाँ पे पूरा करना ताकि रिसोर्स ख़त्म ना हो जाएं। निम्न में से कौन सी बहुमूल्य धातु है? प्लेटिनम, लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज। तो जो बहुमूल्य धातु है यानी कि बहुत प्रीशियस मेटल है वो कौन है? तो 23 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका प्लेटिनम, लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज। तो इसमें आपका प्लेटिनम है। क्लियर? नेक्स्ट आइए, और ये लास्ट होगा। 2 प्रश्न हैं कि निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, यूरेनियम, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल। तो जो आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है आप आसानी से देख सकते हैं, यूरेनियम ये आपका रेडियो एक्टिव है। अगला है हीरा की श्रेणी के अंतर्गत आता है? धात्विक, ऊर्जा खनिज, पोषण या फिर रत्न। तो जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वह है हीरा को किसमें शामिल किया जाता है? ये आपका रत्न के अंतर्गत हीरे को शामिल किया जाता है। क्लियर? तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आया होगा
और कल का वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कल हम लोग चर्चा करेंगे विभिन्न प्रकार के जो कृषि से संबंधित विधियां हैं, यानी शस्य संयोजन की विधि, जिसमें हमने बात किया आपसे कि बीवर डोई जोनासन को भी देख लेंगे उसमें। क्लियर? थैंक्स फॉर वाचिंग। तो इस वीडियो को आप अपने मित्रों तक शेयर कीजिए, और आपसे बस एक ही अपेक्षा करते हैं कि आप वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर कीजिए, और साथ ही साथ उनको ये रिकमेंड भी करिए। और यहाँ पे आप सभी के लिए पेड कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं, और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे यहाँ पे पेड कोर्सेज़ अवेलेबल कराया गया है। तो जो भी मित्र इंटरेस्टेड होंगे तो यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि आगामी जो आपका जून का एग्ज़ाम है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी में और बिहार में भी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो उम्मीद है कि आपका सितंबर, अक्टूबर या नवंबर तक, यानी लास्ट दिसंबर के पहले तक वैकेंसीज यहाँ पे ये सब आनी है, और इसलिए ये आपके लिए एक प्रकार से बहुत ही सुनहरा अवसर है जून का एग्ज़ाम। ठीक, थैंक्स फॉर वाचिंग।